हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैमिली एक्सेस फॉर सक्सेस कोचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4। जिस किसी ने भी 1, 2 एंड 3 पार्ट नहीं देखा है जरूर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो एक्सपीरियंस है, यानी कि जो मतलब 2-3 सालों से एग्जाम्स देते आ रहे हैं, तो उनके लिए वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उनका। तो दोनों का भी फायदा है इसमें। तो प्लीज एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर अच्छे लगे वीडियो आपको तो ही सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड एक्सेस फॉर सक्सेस कोचिंग ये हमारा चैनल है जहाँ पे हम रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। और ए टू मोटिवेशन विद करंट अफेयर्स हमारा और एक चैनल है जहाँ पे हम डेली के करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं वीडियो, तो उसको भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। सो मेन एग्जाम जैसे कि आज एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो चुका है, प्री एग्जाम, एंड आरआरबी पीओ का भी प्री एग्जाम हो चुका है। तो अब मेन की एग्जाम की तैयारी तो आप कर रहे होंगे। तो ये जो पार्ट 4 है हमारा मेन एग्जाम से रिलेटेड ही है। मैंने हर एक रीजनिंग में जैसे कैलकुलेशंस हो गए या इनइक्वालिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, इसके जो मैं क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, ताकि आपको प्री अगर एक प्लेलिस्ट आपने उठा ली तो प्री से हाई लेवल यानी कि पूरा मेन एग्जाम तक के क्वेश्चंस आपको एक साथ में मिल जाए। यानी कि जैसे आप कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर करते 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 आप 7 तक पहुंच जाएंगे, 7 या 6 जितने भी प्लेलिस्ट हैं वहां तक पहुंच जाएंगे, तो आपको एक थोड़ा सा अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने कर लिया है। और मुश्किल से आपको 1 या 2 घंटे में आपका पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा। तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जब आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस करते हो। तो मेन एग्जाम में क्या होता है कि जैसे पजल्स आ गए, तो पजल्स तो बनने से रहें, उसके पीछे आप ज्यादा मत भागिएगा, पजल्स की ज्यादा प्रैक्टिस मत कीजिएगा। उससे क्या होता है कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो प्रैक्टिस के लिए आप जरूर कीजिएगा। अगर थोड़े से इजी लेवल के भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं पजल्स के मेन एग्जाम में, तो आपके लिए वो तो हेल्पफुल रहेगा ही, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी की है। और अगर नहीं भी की है तो आपका माइंड तो कैसे भी बढ़ने वाला है, उसकी कैपेसिटी, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी, उसका लेवल अलग ही होता है जब आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस करते हो। सो पजल्स सॉल्व करने से रहे। तो ऐसे छोटे छोटे चैप्टर जो कि एग्जाम में एक तो इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं और इजी टू स्कोर भी होते हैं, कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं। ये हालांकि प्री एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग सिलॉग इसके 5-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेन एग्जाम में 5 क्वेश्चन नहीं आते, 2 या 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन ये कम समय में, और आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कम समय में आपको ज्यादा मार्क्स दे सकता है। यानी 2-3 मार्क्स, यानी कि मेन एग्जाम जहाँ पे 0.25 या 0.5 से किसी का एग्जाम रुक जाता है पूरा मेन एग्जाम, तो वहां पे आपको 2-3 मार्क्स तो दिला ही देगा ये। तो छोटे छोटे जो चैप्टर हैं, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, उसके हाई लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में मेन एग्जाम में बन सकते हैं। और सिलॉक्स मेन लेवल हाई लेवल का बन सकता है। और कोडिंग डिकोडिंग, ये जो छोटे छोटे चैप्टर है इसके ऊपर आप अपना कमांड कीजिएगा, ताकि आप अगर पजल कभी कभी पजल एकदम टफ लेवल के आ गया, हाई लेवल का आ गया, तो आप नहीं कर सकते, आप उसको छोड़ देंगे। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे सेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन करके आप एक अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। सो बहुत आ गया हमारा लेक्चर, तो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4। तो कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। और जिसको बोर लगे तो प्लीज स्किप कीजिए, ये जो टाइम है वो थोड़ा सा स्किप कीजिएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, जैसे कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड को वो डिकोड कर देते हैं, मतलब उसका कुछ चेंज कर देते हैं। तो हमें वो फाइंड करना पड़ता है कि उसमें कौन सा लॉजिक उन्होंने यूज किया है, उसी को कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। इन शॉर्ट ये इन्फॉर्मेशन था, इंट्रोडक्शन था कोडिंग डिकोडिंग का। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बैंकिंग इज माई ड्रीम, ऑब्वियसली ओके, एंड यहाँ पे उसका कोड दिया गया। हमें ये कंफर्म नहीं पता है कि ड्रीम का पर्टिकुलर कोड क्या ये है, ड्रीम का पर्टिकुलर कोड क्या ये है, वी आर नॉट कंफर्म अबाउट दैट। सो हमें अब कैसे पता चलेगा कि ड्रीम के लिए कौन सा कोड दिया है, इसके लिए कौन सा कोड दिया है। जब हम स्टार्ट से करते हैं, बेसिक क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग का, जब प्री एग्जाम में आते हैं कि हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो एक वर्ड है क्या वो रिपीट हुआ है क्या। यहाँ पे तो कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ है, बैंकिंग भी रिपीट नहीं हुआ है, इज माई ड्रीम, यानी कि जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, यहाँ पे हर एक जो वर्ड है वो अलग अलग है, रिपीटेटिव वर्ड नहीं है वहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट क्लू है, प्री एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिक तो हर किसी में सेम ही होता है, प्री हो या मेन हो, तो उस टाइप का तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लग रहा है। हमने वो एक क्लू ढूंढ लिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं है कि मैं रिपीटेटिव वर्ड को देख लूँ। अगर मुझे पता चलता है कि ड्रीम यहाँ पे है, ड्रीम यहाँ पे भी दिया है, सपोज अगर ड्रीम यहाँ पे है और ड्रीम यहाँ पे भी दिया है, तो इस ड्रीम के लिए यहाँ पे जो कोड लिया गया है,
यहाँ पे जो ड्रीम हुआ है उसके लिए भी तो सेम कोड वहां पे दिया जाएगा ना, यानी कि ड्रीम कोड सेम है यहाँ पे, तो उसका जो डिकोड होगा, जो डिकोडिंग किया होगा, तो वहां पे वो भी तो सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ड्रीम के लिए यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर कोड है वो भी 2 बार है। तो मैं क्या करती कि ड्रीम के लिए ये वाला पर्टिकुलर कोड ये यूज हुआ है, तो ये किस बेसिस पे यूज हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा क्लू फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस टाइप का कुछ भी क्लू हमको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ड्रीम, बैंक, ऐसा कोई भी वर्ड जो है रिपीट नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें क्या क्लू लगाएंगे? तो इसमें क्लू हम क्या लगा सकते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, या जो भी प्री एग्जाम दिया है तो उसने बहुत सी प्रैक्टिस की होगी, तब जाके प्री एग्जाम दिया होगा, अब जो मेन एग्जाम दे रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एक लॉजिक जो है यहाँ पे जो क्लियरली दिख रहा है, जो नया भी, जो फ्रेशर्स भी होंगे उनके भी माइंड में ये आ सकता है कि जैसे इज यहाँ पे 2 लेटर का है, माई यहाँ पे 2 लेटर का है, तो यहाँ पे भी कोडिंग में भी 2 वर्ड ऐसे दिए हैं जो कि 2 लेटर के हैं। तो क्या मैं ये क्लू लगा सकती हूँ कि इज और माई, इज और माई के लिए यहाँ पे JR एंड LX ये कोड यूज किया गया है? क्या मैं ये बोल सकती हूँ? बोल के देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। अगर नहीं हुआ, वो कोड अप्लाई नहीं हुआ, तो हम दूसरा लॉजिक अप्लाई कर लेंगे वहाँ पे। तो इज एंड माई, मुझे तो यहाँ पे जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसे, कि एक बार अप्लाई कर लेते हैं कि इज भी 2 लेटर का है, ये भी 2 लेटर का है, ये भी 2 लेटर का है, ये भी 2 लेटर का। तो मैं ये सब बोल सकती हूँ इज माई के लिए ये 2 लेटर कोडिंग के फॉर्म में डिकोडिंग उसको कर दिया गया है। तो अब ये किस बेसिस पे, अभी फिर से मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इज के लिए या मैं इसके साथ कंपेरिजन करूँ, या इज के लिए मैं इसके साथ कंपेरिजन करूँ, माई के लिए मैं इसको कंपेरिजन करूँ, या माई के लिए इसको कंपेरिजन, थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं क्या सोचूंगी, मैं बैंकिंग और ड्रीम, ये जो 2 वर्ड है इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ कि बैंकिंग और ड्रीम में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5। या अब मैं लेटर क्यों फाइंड कर रही हूँ ड्रीम में, अब आप ये बोल सकते हो क्यों फाइंड कर रही हूँ, ताकि यहाँ पे इज और माई में हमने लेटर के कॉन्सेप्ट पे, वो जो उसका बेस है उस कॉन्सेप्ट पे, उस बेस पे हमने यहाँ पे इसका कोड फाइंड किया था कि ये भी 2 है, ये भी 2, 2 2। चलो ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे भी उसके लेटर्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे अगर 5 है तो क्या यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे अगर 7 है तो क्या यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 8 है तो क्या यहाँ पे भी 8 है। ये हमारा एक लॉजिक हो जाएगा, इसलिए मैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे 5 लेटर आएंगे, यहाँ पे 2 आ गए, अगेन यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 लेटर आ गए। बैंकिंग जो एक टर्म है वो 7 लेटर में यूज हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। वाओ, ग्रेट। जब मैंने गिन लिया तो मुझे फटाक से क्लू मिल गया। क्या क्लू मिल गया? क्योंकि यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे जो उसका डिकोड किया है वो भी हमको वहां पे 7 मिल गया है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि बैंकिंग को यहाँ पे 7 ये कोड कर दिया गया है बैंकिंग को? क्योंकि अब आप बोलेंगे कि मैंने यही लॉजिक क्यों लिया, लेटर टू लेटर ही क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है वो लॉजिक, जो लॉजिक मेरे सामने है, जिसको मैं ट्राई करके आंसर निकाल सकती हूँ। तो क्यों ना मैं पहले उसी लॉजिक को यूज करूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली मुझे दिख रहा था कि ये 2 2, उसको मेरे माइंड ने जल्दी कैप्चर किया कि ये 2 2 है, यहाँ पे भी 2 2 कोडिंग डिकोड किया गया है। तो क्यों ना मैं उसको, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया। अगर वो अप्लाई नहीं होता तो मैं दूसरा ले ली। अगर यहाँ पे 7 है, या फिर यहाँ पे 7 नहीं दिया है उस नंबर का लेटर, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं दिया गया है, 3 है, 4 है, अगर मिसमैच हो जाता तो मैं उसको वहीं पे छोड़ देती, मैं आगे मूव नहीं करती, मैं आगे दूसरा लॉजिक अप्लाई करती। लेकिन यहाँ पे जो है मेरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो मैं बेसिक लगा रही हूँ, उसका जो लॉजिक लगा रही हूँ थोड़ा बहुत अप्लाई हो रहा है। मतलब लेटर्स के मामले में तो अप्लाई हो रहा है, आगे उसका लॉजिक अभी हमको फाइंड करना है। अभी तक हमें लॉजिक नहीं मिला है, केवल हमको नंबर्स ऑफ लेटर जो है वो हमें मिले हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बैंकिंग को ये किया गया है और ड्रीम को ये कोड किया गया है। तो मैं बैंकिंग थोड़ा सा लेंथी, मतलब 7 नंबर यानी कि 2 नंबर ज्यादा है ड्रीम से, तो मैं ड्रीम को ले लेती हूँ। अब मैं इसको नहीं कर सकती ऑब्वियसली, ये दो है, यानी कि ड्रीम अगर 5 लेटर्स का है और बैंकिंग अगर 7 लेटर का है, तो ये तो 2 लेटर का है, तो मुझे इसको लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इज और माई को मैं किसके साथ कंपेयर करूंगी? फिर मुझे इज को इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, माई को इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं ड्रीम को कंपेयर कर लेती हूँ। तो मुझे ड्रीम को कंपेयर करना है, तो वहाँ पे कोडिंग उसका डिकोड क्या किया गया है? देखिए ये 7 है, अगेन ये 2 है, ये 2 है और ये 5 है। तो मैं इसको एक बार कंपेयर कर ली, CQ FB एंड L। ओके, तो ये इसका डिकोड कर दिया गया है। अब इसका लॉजिक हम फाइंड करते हैं कि किस बेसिस पे इसको इसने डिकोड किया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मोस्ट ऑफ अगर वर्ड टू वर्ड दिया है
कीप इन माइंड प्लीज, आई रिपीट माई वर्ड्स, ड्रीम और ये जो है इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। तो मतलब वर्ड तो है ना, मीनिंग नहीं है बट वर्ड है ना, लेटर से बना हुआ जो एक साचा तैयार होता है जिसमें ज्यादा लेटर्स यूज होते हैं वो उसको वर्ड ही बोला जाता है। तो ये वर्ड है, ऑब्वियसली इसका मीनिंग नहीं है बट ये भी वर्ड है। जब वर्ड को हम वर्ड से चेंज करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ क्या उसमें लॉजिक होता है पता है आपको? मोस्ट ऑफ कौन से लॉजिक यूज किए जाते हैं? जैसे यहाँ पे भी वर्ड है, वर्ड को मैं कोड कर रही हूँ वर्ड में, वर्ड को मैं कोड कर रही हूँ वर्ड में, तो उसमें 3 लॉजिक होते हैं। क्या लॉजिक होते हैं? या तो कुछ एक वर्ड दे दिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ पे जी बोल सकती हूँ, तो या तो जी के आगे +1 +2 +3 ये कुछ वर्ड हो सकता है, मतलब उस बेसिस पे कुछ यूज होता है वहां पे। उसका सेकंड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर जी है तो उसके पीछे हम जाएंगे -1 -2 -3। उसमें तीसरा लॉजिक क्या होता है, जैसे यहाँ पे जी है तो उसका अपोजिट यूज हो जाता है, तो अपोजिट क्या हो जाता है? टी आ जाता है। अपोजिट वर्ड जो है, आप प्लीज वर्ड नहीं है, अपोजिट जो लेटर होते हैं वो आप एक बार रट डालिए, मतलब दिमाग में होना ही चाहिए। आप मेन एग्जाम कर रहे हो और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोडिंग डिकोडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका रोल है अपोजिट लेटर्स का, वो आपको रटे हुए होने चाहिए। टी का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, ये आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए, तो उस पर आप जल्दी से क्लू क्या है वो आपको मिल सकता है। तो इसमें 3 लॉजिक होते हैं, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे जी का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो मैं वहाँ पे आपको एक दे सकती हूँ। फिर से मैं डी का एग्जांपल लेती हूँ, या तो डी का कोड मैं कर सकती हूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे +2 किया है DEF, तो यहाँ पे F आ सकता है। अगर डी का कोड अगर मैंने -2, अब कि +2 ही हो ये जरूरी नहीं है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लस के फॉर्म में हो जाता है। और मैं अगर डी के बदले कुछ और यूज कर रही हूँ बी, तो इसमें क्या कर सकती हूँ मैं कि डी को कोड बी दिया है तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि इसमें -2 किया गया है, यानी कि डी की जो प्लेस वैल्यू 4 है उसमें -2 कर दिया गया है और वहां पे बी आ रहा है, तो ये ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं, यानी कि +2 जी हो गया, या फिर कोई एक अगर लेटर यहाँ पे डी आ गया तो इसका मतलब मैं कोड इसके 3 वे होते हैं कि यहाँ पे या मैं +2 +3 +4 करके आगे का लेटर्स लिखूं, या फिर मैं +2 +1 +3 करके पीछे का माइनस पीछे का लेटर लिखूं, या तो इसका तीसरा फंडा ये होता है कि इसका मैं अपोजिट लेटर लिखूं, तो इसका अपोजिट लेटर होता है W। तो या तो आगे के होते हैं, या तो पीछे के होते हैं, या तो अपोजिट होता है। यही इसके अंदर 3 जो क्लू होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी में से आपको लॉजिक मिल पाएंगे, क्योंकि जो वर्ड टू वर्ड चेंज होता है तो मोस्ट ऑफ केसेस में यही 3 लॉजिक अप्लाई होते हैं वहां पे, या तो प्लस करके आगे, या तो माइनस करके पीछे, या फिर उसका अपोजिट लेटर यूज किया होता है। तो ये 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिए। तो ऐसे जो ट्रिक्स होते हैं मैं आपसे शेयर करते जाऊंगी, तो आप पूरा सेशन आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने इतना तो देख लिया कि यहाँ पे इतना होता है वर्ड टू वर्ड जब हम चेंज करते हैं, प्लस होगा या माइनस होगा, या फिर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा अपोजिट हो जाएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट है और ये 3 बेसिस पे ज्यादा यूज होते हैं। तो मैं प्लस कर लेती हूँ पहले। डी है, अगर मैं डी को प्लस करूंगी, डी का +1 करके देखते हैं, डी के बाद ई आता है, क्या यहाँ पे ई यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ है। माइनस करके देखते हैं, 1 माइनस करते हैं, डी में अगर मैं 1 माइनस करती हूँ तो क्या आ जाएगा? मुझे सी आ जाएगा। तो मुझे सी मिला है कि चलो ये क्लू मिल गया हमको कि डी में मैंने माइनस कर दिया है, इसमें माइनस कर दिया है 1। चलो, तो मैं आगे में भी माइनस करती जाऊंगी, देखती हूँ कि आगे का भी क्या अप्लाई हो रहा है या नहीं। अगर मैं आर में अगर माइनस करती हूँ, यानी कि इसके पहले का एक वर्ड, डी में माइनस किया यानी कि डी के पहले का इमीडिएट पहले का वर्ड लेटर, सॉरी, तो आर यहाँ पे हुआ, उसके इमीडिएट पहले का लेटर क्या है? क्यू आर होता है ना, क्यू आर, तो क्या यहाँ पे क्यू दिया है? ऑब्वियसली क्यू दिया है। चलो, जब मैं 2 देख रही हूँ और मुझे क्लेरिफाई हो रहा है, इसका मतलब 99% आई एम श्योर कि आगे भी यही लॉजिक है, यानी कि इसका लॉजिक हमें मिल गया है। ध्यान में रखिए, इसमें 3 ही काम करते हैं, या तो प्लस करके आगे के नंबर्स दे दिए जाते हैं, लेटर्स दे दिए जाते हैं, माइनस करके पीछे के लेटर्स दे दिए जाते हैं, या फिर उसके अपोजिट जो लेटर है वो दे दीजिए। ये 3 क्लू आप चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद अगर नहीं है तो मुश्किल से दूसरे लॉजिक होते हैं, लेकिन स्टार्ट में अगर वर्ड टू वर्ड दिया है, कंडीशन क्या है? अगर वर्ड टू वर्ड दिया, यानी कि वर्ड का कोड ही, अगर कोडिंग जो डिकोड करते हैं हम वो भी अगर वर्ड में दिया है, तो उस केसेस में ये 3 लॉजिक आप अप्लाई कीजिएगा।
बहुत इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। तो अब ई है, तो ई में फिर से मैं माइनस करती हूँ 1, तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा मुझे। यहाँ पे डी दिया है, ओ गॉड डी तो दिया नहीं है यहाँ पे। अब क्या करें, देखिए मैं 99% श्योर थी, बट मेरा जो श्योरिटी है वो यहाँ पे फेल हो गया है। तो ऐसा होता है बहुत बार, मेन एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि हम पूरा क्वेश्चन नहीं करते, हमने 2 कर लिया, चलो आगे भी यही लॉजिक होता है, और उस बेसिस पे हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और आने के बाद हम जब डिस्कस करते हैं तब हमें पता चलता है अरे मैंने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया है। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है, हमेशा ऐसे होता है, क्योंकि मेन एग्जाम हो या प्री एग्जाम हो, स्पीड तो हमें बढ़ानी है, और हमेशा हमारे यहाँ पे टाइम बम लगा होता है, तो उस चक्कर में बहुत बार ऐसी गलती हम लोग कर लेते हैं। तो नंबर थोड़े से कम आएंगे, लेकिन जो आप करेंगे आप एक्यूरेट कर लीजिएगा। इतना जब कर लिया है तो 2 सेकंड या 3 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड 5 सेकंड में आप आगे का भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ताकि आप 100% श्योर हो सको उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ई का जो मैंने -1 किया था, डी आना चाहिए ना, ई का 5 होता है, ई के पहले डी आता है, डी ई, लेकिन यहाँ पे तो डी नहीं है। अब क्या करूँ मैं, अब यहाँ पे ए है, ए के पहले क्या आएगा, अगर मैं -1 करूँगी तो जेड आएगा, जेड भी यहाँ पे नहीं दिया है, ओ माय गॉड अगेन रॉन्ग हो गया। फिर यम का क्या है, क्या हो सकता है एम का, यम के पहले क्या हो सकता है, एल, एल यम यम होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा यल, यहाँ पे यल दिया है, ओ दिया है यहाँ पे, यानी कि मुझे क्या क्या मिल रहा है आप देख सकते हो। अब यहाँ पे मुझे सी मिला, मुझे क्यू मिला, और मुझे यल मिला, और यहाँ पे मुझे सी मिला, क्यू मिला और यल मिला, बट ये दोनों क्यू नहीं मिले। क्या आपको समझ में आ रहा है, 3 मिले बट 2 नहीं मिले, तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, इसमें लॉजिक ये हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा बहुत कर लेंगे तो। आप एक बात ध्यान में दीजिएगा कि ये जो डी है, जो ये आर है, जो यम है, दीज आर द कॉन्सोनेंट्स, तो उस बेसिस पे इन्होंने पीछे के नंबर लिए हैं, देखा, D, R, M, these are the consonants, and E and A, these are the vowels। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का फंडा उन्होंने यूज किया है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सोनेंट है, ये जो कॉन्सोनेंट है उसमें उन्होंने -1 कर दिया है, जो कॉन्सोनेंट है उसमें उन्होंने -1 कर दिया है। और अगर ई की मैं बात करूँ तो ई के आगे, अब यहाँ पे इनमें तो हमने -1 करके देखा, तो हो सकता है कि वॉवेल्स में कुछ और लॉजिक लगा है, तो ई के बाद यफ आता है, यानी कि +1 कर दिया है, और ए के बाद अगेन +1 कर दिया है, तब जाके हमको यहाँ पे डी मिला है। तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इसमें लॉजिक क्या है। इसमें क्या लॉजिक दिया है कि कॉन्सोनेंट में क्या कर दिया उन्होंने, -1 कर दिया है, और जो वॉवेल्स हैं +1 कर दिया है। ई के बाद यफ, ए के बाद बी। चलो इसका भी आंसर हमको मिल गया। तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि अभी मुझे ये तो मिल गया, तो मैं इस बेसिस पे इज और माई का मैं अलग अलग निकाल सकती हूँ कोड। कोड क्या है उसका, चलो मैं निकालती हूँ। इज में आई क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है, यानी कि जे यहाँ पे आ गया हमारा, यानी कि इज के लिए जो है वो हमारा जे आर यूज हुआ है, इसके लिए हमारा जे आर यूज हुआ है। आई के आगे जे, और यस क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, तो उसके अंदर -1 करेंगे। क्यू आर यस, यानी कि आर के बाद यस आता है, यानी कि यस के पहले क्या आता है, आर आता है, यानी कि ये हमारा लॉजिक एकदम 100% राइट है। इसका मतलब माई का क्लू हो जाएगा हमारा, माई के लिए क्लू हो जाएगा यल और यक्स, ये माई का कोड हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया हमारा, लेकिन आगे के जो स्टेप में है वहां पे नंबर दे दिए जाएंगे। बस हमको एक ही नंबर का, एक ही जो वर्ड होता है उसका कोड फाइंड करना होता है, क्योंकि मेन एग्जाम है तो आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल दिया जाएगा कि बैंकिंग का क्या है। उसमें एक क्वेश्चन में ऐसे अननोन वर्ड्स दे दिए जाएंगे, यानी कि जैसे इसमें जो यूज हुए हैं, ऐसा नहीं पूछेगा कि ये आपने ये किया तो जनरल का क्या कोड है, ऐसा नहीं पूछेगा आपको। अकाउंट्स है, जैसे कि अकाउंट मतलब क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसमें जो यूज नहीं हुआ है, यानी कि इनमें ये जो कोड है यहाँ पे, इनमें जो वर्ड यूज नहीं हुआ है, इस बेसिस पे उनका बोलना का मतलब ये होता है कि ये हमने दे दिए हैं। अब इस बेसिस पे सेकंड स्टेप में इसका कोड क्या हो जाएगा, तो वो कौन सा भी वर्ड, अलग सा वर्ड, नया वर्ड आपको दे सकते हैं। तो हमने लॉजिक तो फाइंड कर लिया, लॉजिक फाइंड किया, तो उस बेसिस पे हम जो हमारे क्वेश्चंस में वर्ड पूछा जाएगा, उस बेसिस पे उसी लॉजिक का यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें खाली लॉजिक फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तो
कुछ नहीं है उसके अंदर। तो अब ये तो हमने लॉजिक फाइंड कर दिया कि ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने इसके फाइंड कर दिया तो आगे भी वही लॉजिक यूज किया होगा, उस बेसिस पे ये डिकोड किया गया। लेकिन अब नंबर्स की बारी आती है, तो नंबर्स में यहाँ पे क्या दिया रहेगा, 14 4 4 10 14 10 10 ओके। 14 और 14 दो में दे दिया, यानी कि 3 में दे दिया। देखिए यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि तीनों रो में 14 3 बार यूज हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है जो तीनों में होगा, क्योंकि जब डिकोडिंग एक ही रिपीट हुआ है तो उसका जो कोड फॉर्म है, डिकोड करने पे जब एक ही यूज हुआ है, रिपीट हुआ है कोई वर्ड, नंबर या साइंस जो भी हो, तो कोडिंग में भी तो रिपीट होने चाहिए ना, तभी तो डिकोडिंग में रिपीट हुए होंगे। तो कोडिंग में क्या रिपीट हुआ है मैं देख सकती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 7 लिखा है, वहां पे लेटर्स दिया है, वहां पे नंबर्स दिए हैं, तो क्या 7 यहाँ पे है तो 7 का 2 टाइम्स 14 हो सकता है, या फिर 7 में प्लस करके मैं 3 कर सकती हूँ। ओके देखिए एक अजीब सा फंडा क्या है, ओके 7 में मैं प्लस 3 करके 10 वहां पे भी दिया है, 7 में प्लस 3 करके 10 यहाँ पे भी दिया है, 7 में प्लस 3 करके 10 यहाँ पे भी दिया है। क्यों, क्योंकि 7 यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे ये वाले नंबर्स हैं इनमें भी 7 यूज हुआ है, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 यूज हुआ है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, 7 में मैं 7 ऐड करूं या 7 में मैं 3 ऐड करूं, क्योंकि 7 में मैं 7 ऐड करती हूँ तो 14 मुझे फिर से मिलता है, 7 में मैं 7 ऐड करती हूँ तो 14 मुझे मिलता है, अगेन 7 में मैं 7 ऐड करती हूँ तो फिर से मुझे 14 मिलता है, यानी कि 7 में 7 ऐड किया गया। ये एक लॉजिक बन सकता है। फिर उसके बाद 7 में अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो 10, अगेन 7 में 3 10, अगेन 7 में 3 यानी कि 10 भी तीनों रो में दिया है और 14 भी तीनों रो में दिया है। तो मुझे क्या लॉजिक लगाना चाहिए, तो क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। इसको छोड़ के जो दूसरे वर्ड है उसका क्लू फाइंड करने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें क्या दिया है, अगेन यहाँ पे 2 2 है, वहाँ पे 4 4 है, ओ माय गॉड फिर से रिस्की हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 है, ओके, वहाँ पे 10 है, ओके, क्योंकि 5 में -1 करूंगी तो 4 आ सकता है, लेकिन फिर से 4 2 बार दिया है वहां पे, यानी कि 2 बार यहाँ पे 2 2 दिया है, वहां पे 4 भी 2 2 बार दिया है, यानी कि 2 का 2 टाइम 4 हो सकता है। ये एक मैं लॉजिक लगा सकती हूँ। क्यों मैंने ये लॉजिक लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी 2 2 2 बार दिया है और वहां पे भी 4 4 2 बार दिया है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ ना कि 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 4 आया, अगेन 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। हो सकता है, हो सकता है। अगेन अब मैं 2 2 का है तो सब में मैं 2 करके देखती हूँ। यहाँ पे 7 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया 14 आ गया, अगेन 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ गया। अरे वाह, लॉजिक तो सेट हो गया, हमारा लॉजिक तो सेट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप लॉजिक मैंने कैसे धीरे 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 फाइंड करके। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने क्वेश्चन होते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपका IQ लेवल इंक्रीज होता है, आपको नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए क्लूज आते हैं, तो आप बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं। तो यही फायदा होता है प्रैक्टिस का, इसीलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो 7 × 2 14, 2 × 2 4, 2 × 2 4, यानी कि यहाँ पे जितने भी लेटर्स दिए हैं, लेटर्स यानी कि नंबर्स ऑफ लेटर्स, तो उसका क्या कर दिया उन्होंने, डबल कर दिया है। देखिए सब में डबल डबल किया है, इसीलिए यहाँ पे 7 है, 7 का डबल 14, अगेन 7 14, और 1 2 3 4 5 है, अगेन 10 आ गया, 1 2 3 4, ओके, यहाँ पे 4 है, उसका डबल 8 आ गया। इसका मतलब हम 100% श्योर है कि इसका लॉजिक वही दिया गया है, यानी कि जितने भी नंबर्स ऑफ लेटर्स होंगे उसका मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे। नंबर्स ऑफ लेटर्स इंटू 2 जो भी आएगा वो हमारा यहाँ पे थर्ड स्टेप का हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको ये भी लॉजिक मिल गया है। आपको क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज जरूर रिप्लाई कीजिएगा। फेसबुक पे आप पिक्चर अपलोड करते हो, आपको लाइक करता है, कोई कमेंट करता है तो कितनी खुशी होती है, उस वैसी खुशी हमें भी होती है। तो प्लीज एक बार जरूर अपना कमेंट लिख दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड हमारा और एक चैनल है यूट्यू मोटिवेशन विद करंट अफेयर्स, उस पर हम डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस अपलोड करते हैं, तो उसको भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस टाइप के मेंस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं और लाती रहूँगी। सो कीप इन टच। जय हिंद।